कल्चर है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री एज वेल एज मेंस के प्रोस्पेक्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट का नाम है आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ोगे कहां से, है ना। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो आपका प्रेस्क्राइब बुक है, जो रेफरेंस में आप यूज करोगे, वो है नितिन सिंघानिया। ठीक है, नितिन सिंघानिया करना है। उसके अलावा इनिशियली आप अपने लिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के कई सारे सेक्टर के क्वेश्चन डायरेक्ट 11th और 12th के जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से भी आता है। फैक्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, और बाकी जो मेंस है, मेंस के लिए और प्री के बहुत सारे सेक्शन के लिए नितिन सिंघानिया। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज आर्ट। आर्ट क्या होता है और कल्चर क्या होता है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ ऑफिसर टू नो अबाउट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। क्यों क्यों बताओ, क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज आर्ट, आर्ट क्या होता है। ऑनलाइन के भी स्टूडेंट जवाब दो। व्हाट इज आर्ट, आर्ट और कल्चर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड कल्चर अगर पूछे। पहले तो हमें सब्जेक्ट का नाम ही पता होना चाहिए, फिर उसके बाद जाएंगे उसमें क्या क्या है सेक्शन वाइज। ठीक है, तो जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, व्हाट इज आर्ट, कला मतलब देखो, जो वे ऑफ लाइफ है, किसी एक जियोग्राफिकल क्षेत्र में इंसान कैसे रहते हैं, उसके बारे में जो जानने के लिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, उसी को आर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इट इज नॉट पॉसिबल कि हम हड़प्पा के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, मतलब जो है आपके परफॉर्मिंग कल्चर से जाने। ठीक है, वो लोग तो है नहीं, तो उनके बारे में किससे जानेंगे, जो उन्होंने अपने मन की जो चीजें एज ए मतलब पिक्चर हो, एज ए पोर्ट्रे हो, एज ए किसी भी उसमें दर्शा दिया है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्ट। ठीक है, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में जो जो हम लोगों के जीवन में जुड़ा हुआ काम है, जो हम लोग बेसिकली एक शॉर्ट ड्यूरेशन से शुरू करते हैं और लगातार करते जाते हैं, और वो हमारे क्या होता है, आपके एक इनबॉर्न क्वालिटी बनते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कल्चर। ठीक है, अब एक ऑफिसर के लिए आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों। एक ऑफिसर के लिए एक आर्ट एंड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आप प्री की, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस की डिस्कशन करूंगी। आप अगर देखोगे सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1 में 30 to 40 मार्क्स जो है क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब इसको वेरी होता है। ठीक है, आप अगर देखोगे 2018 के पेपर में 6 क्वेश्चन तक गया, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है, 30 to 40 मार्क्स एक सेक्शन से आ रहा है। तो इसी को अगर हम लोग ढंग से तैयारी कर ले तो कितना ज्यादा एड ऑन हो सकता है मार्क्स में, है ना। अब देखो, अगर हम लोग, तुम लोगों के लिए विजिबल नहीं होगा, वैसे ध्यान से देखोगे और आंखों की पुतलियों को क्या करोगे, बिल्लियों की तरह अगर एडजस्ट करोगे तो कुछ दिख जाएगा। देखो, आर्ट मतलब क्या होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। क्या बोला, आर्ट का मतलब क्या बोला, विजुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, विजुअलाइजेशन, और किसकी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आर्ट, आपने आंखों से देखा। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इट कैन बी अ सोशल एक्टिविटी, इट कैन बी अ पर्सनल एक्टिविटी, इट कैन बी अ ग्रुप एक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विजुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी को क्या कहते हैं, आपके आर्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो आर्ट कैसे हो सकता है, आर्ट का फॉर्म क्या हो सकता है, सिर्फ देखना। आगे चलते हुए आर्ट को और कुछ कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, जैसे ऑडिबल,
अरे डांस भी तो विजिबल है, लेकिन ऑडिबल ह्यूमन एक्टिविटी। आगे चलते हुए, क्योंकि पहले समय पे जो है, अब प्री हिस्ट्रिक लोगों ने क्या किया, वो ऑडिबल नहीं है ना। प्री हिस्ट्रिक लोग मतलब वो लोग जो झिंगालाला लोग थे, उन्होंने क्या बोला वो ऑडिबल पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो क्या किया, गुफाओं के दीवारों में उन्होंने ड्रॉ करके चले गए। वो ऐसे शिकार करते थे, ठीक है, एक गधे को, जैसे अजंता की केव के अंदर है, एक जानवर को आगे 2 पर्सन और पीछे 2 पर्सन एक बैम्बू की स्टिक में लटका के लेके जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है दे आर द हंटर्स एंड गैदरर्स, उनके बारे में पता चला ना। तो वो कैसे पता चला, उन्होंने कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, विजुअलाइजेशन। तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड में मतलब ऑडिबल नहीं होगा, लेकिन अगर मॉडर्न पीरियड या फिर मतलब हिस्ट्रिक पीरियड में ले, हिस्ट्रिक पीरियड में भी, मॉडर्न पीरियड में इट्स ऑडिबल ऑल्सो, उसको हम ऑडिबल कर सकते हैं, डिवाइसेस आ गया है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है, उस साउंड को हम सुन सकते हैं, ठीक है। वो ह्यूमन एक्टिविटी हो गया। अब अगर कल्चर बोले ना, कल्चर समथिंग लाइक अ अम्ब्रेला है। इस अम्ब्रेला के अंदर क्या क्या आएगा पता है, ह्यूमन सोसाइटी कैसी थी, ह्यूमन सोसाइटी क्या थी, ठीक है, वो खाते पीते क्या थे, फूड कल्चर उनका क्या था, ठीक है, फिर उनका पहनावा कैसा था, ड्रेस कैसी थी, फिर इसके अंदर आएगा वो जो नियम कानून मानते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा था, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, एथिक्स एंड फिलोसॉफी, है ना। तो ये सारे जो हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन में ही आ जाता है। तो उन्होंने कुछ नियम बनाया जो हमारे लिए ट्रेडिशन बन गया, है ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में आया। उनकी फिलोसॉफी कैसी थी जीवन को लेकर, ठीक है, मतलब कल्चर इज समथिंग लाइक, मतलब आर्ट को आप छू सकते हो, ये आपका पेंटिंग है, आपने इस पेंटिंग को छू लिया, अजंता की गुफा में जो ड्रॉ कर रखा है आप छू सकते हो, लेकिन कल्चर को छू नहीं सकते, ठीक है। उनकी वो एक्टिविटीज जिससे उनके बारे में, उनके इनर कोर के बारे में पता चलता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कल्चर बोलेंगे, ठीक है। अब जो आर्ट है, आर्ट इनिशियली इंसान के खुद से बना हुआ एक फॉर्म है। उनके इंसान का जो मन होता है, ब्रेन होता है, इट्स अ क्रिएटिव वन, नई नई चीजें इन्वेंट करता रहता है। तो आर्ट जो है, इट्स अ इन्वेंटरी थिंग, जो उन्होंने खुद, जो प्रीवियस लोग थे होमोसेपियन से, उन्होंने खुद डेवलप किया, ठीक है। लेकिन कल्चर जो है, ये ऐसी चीज नहीं है जो इन्वेंट हुआ। जब डे टू डे उन्होंने कुछ करते रहे, तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, आपको पता है ना। वो बायोलॉजिकल क्लॉक 21 दिन में होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है। कोई चीज हम 21 दिन तक अगर लगातार परफॉर्म करें तो हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है ना। 21 दिन तक पढ़ाई भी कर सकते हो, इसका मतलब रेगुलर 21 दिन तक। लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा है कि आपको 21 दिन तक सेम टाइम में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज सुबह 10 बजे उठ के चलो पढ़ लेते हैं, कल सुबह 6 बजे ही पढ़ लिया, परसों आए नहीं आज दिन में नहीं पढ़ेंगे शाम को, तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन आपने एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन टाइम बनाया कि सुबह 6 से 8 पढ़ना है, और मेरे कहने पे 21 दिन पढ़ के तो देखो, ऐसा एकदम मैजिकल वाला वो है ना। वो 21 के 22वें दिन ना खुद मन करेगा यार थोड़ा सा पढ़ लेता। दूसरा कोई बंदा बुलाता भी है ना, गुस्सा मार दूं उसको गुस्से में, ऐसा फीलिंग आता है। इट्स अ बायोलॉजिकल क्लॉक। तो वो जो एक्टिविटीज उन्होंने डे टू डे करते रहे, सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लॉक में शामिल हुआ, वो उनके हैबिट में बने। उनके बाद क्या होता है, हैबिचुअल आदत में कन्वर्ट होता है। उनका हैबिट था, उन्होंने अपने बच्चों को दिया, बच्चों का हैबिट था, बच्चों ने बच्चों को दिया, और क्या बन गया, हेरिडिटरी वाइज बन गया। और ये सब समाज के बहुत सारे लोग मिलके करते हैं कल्चर को, ठीक है। ये वो एक्टिविटी है जो, या वो नियम कानून है जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं कर सकता। यहां पर मतलब ये सिंगल फॉर्म हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, डबल फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं आपके एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है आर्ट का, एक्सप्रेशन में पेंटिंग बना दिया और कढ़ाई कर दी, एकदम सुंदर सा मैथिली आर्ट का कढ़ाई मार दिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, स्कल्पचर, कुछ पॉटरी वॉटरी बना दिया, एक मिट्टी का घड़ा बना दिया, तो वो चीज हम छू सकते हैं। आर्ट में जो
मतलब फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, वी कैन टच इट। लेकिन कल्चर वो चीज है जो पूरा सोसाइटी मिलके करता है, वी कैन नॉट टच इट। दिवाली, ठीक है, एक नियम बनाया गया कि पर्टिकुलर डे को इंडिया में हम लोग मिलके दिवाली बनाएंगे, हम लोग दिया जलाएंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, इसको दिवाली को कैसे छूओगे? दिवाली को छू सकते हो? नहीं। होली है ना, या फिर कल्चर में हमारा लड़कों का खास तौर पे, ये तो पूरे भक्त लड़के हैं, है ना, तुम लोग तो भक्त हो तुम भक्त ट्यूसडे को जाते हो मंदिर, और लड़कियां नॉर्मली भक्त होते हैं थर्सडे का। हाँ, हनुमान जी को अर्जी लगा दो, चलो अच्छी बात है। और बाकी लड़कियां वो बैठी है, देखो वो लगा के एकदम बिंदी बिंदी लगा के थर्सडे वाली, तो ये रेगुलर है। लेकिन वो जो खुराक डाली गई है, चाहे तुम्हारी मम्मी ने नहीं बोला हो, चाहे तुम्हारे चाची ने नहीं बोला, लेकिन वो होता है ना कि इनबॉर्न आ रहा है कहीं से, तो अंदर से इनर कोर से खुद को फील होता है कि हमें इस दिन को ये करना है। तो दिस इज कॉल्ड कल्चर। ये बेसिक डिफरेंस है आर्ट एंड कल्चर का। अब आते हैं नितिन सिंघानिया पे। ठीक है, 11-12 के जो बुक है उसका जो पोर्शन है, मैं नितिन सिंघानिया के जो चैप्टर्स है उसी के साथ मिक्स करके आपको पढ़ाने वाली। ठीक है, अब नितिन सिंघानिया में आर्ट एंड कल्चर का जो आपका, ठीक है उसको सेक्शन में डिवाइड किया है। 4 सेक्शन है। ठीक है, पहला सेक्शन इसे कहते हैं विजुअल आर्ट। अब विजुअल आर्ट क्या होता है? जिसको हम देख पाते हैं, जो आंखों से देख के पता चल जाता है, उसको विजुअल आर्ट बोलते हैं। अब विजुअल आर्ट में उन्होंने, वैसे तो मैंने चैप्टरों को क्या किया है, सीरियल नंबरिंग कर दिया है, बट ये चैप्टर 4 है तो सेक्शन बी में चैप्टर 5 से। ठीक है, तो विजुअल आर्ट में सबसे पहला चैप्टर है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री। इसको भी फिर उन्होंने फर्दर डिवाइड किया है। फर्दर कैसे डिवाइड होगा? देखो, हमें आर्ट एंड कल्चर में मेनली मॉडर्न आर्ट को सेपरेट पढ़ेंगे। मॉडर्न आर्ट के 2-3 क्लासेस होगी, वो मैंने तुम लोगों को सेपरेट करवा दूंगी। और जो मेन सेक्शन है जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है वो एंशिएंट इंडिया और मेडिवियल इंडिया का। ठीक है, मॉडर्न आर्ट को फ्यूजन आर्ट भी कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ेंगे। बट नितिन सिंघानिया ने मेनली फोकस किया है, क्योंकि यूपीएससी के अगर आप स्ट्रेटेजी को देखोगे तो कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से, मतलब एंशिएंट और मेडिवियल बहुत प्रेफरेबली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें ऐसे 2 होता है, देखो, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री। ठीक, अब इसको इसी चैप्टर को 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हड़प्पन पीरियड पढ़ेंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरी उस समय पे भी कलश बनाते थे मिट्टी का, तो हड़प्पा का पीरियड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हड़प्पा के लोग, देखो हिस्ट्री को कितने भाग में बांटते हैं? हाँ, हिस्ट्री तो काफी टाइम से पढ़ रहे हो, बताओ जरा हिस्ट्री को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग। तीनों भाग बताओ जरा। बिल्कुल गलत, आपको मिलता है एकदम बड़ा सा अंडा। ठीक है, वो तुम्हारी डिसीजन है, ऑमलेट बनाना है ऑमलेट बनाओ, उबाल के खाना है उबाल के खाओ, लेकिन इस अंडे से आपके शरीर में कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को मेजरली हम 2 भाग में बांटते हैं। 2 डिवीजन होता है, एक होता है प्री हिस्ट्री पीरियड, प्री हिस्ट्री, और दूसरा होता है पोस्ट हिस्ट्री। अब देखो प्री हिस्ट्री जो है, जो जो नोट डाउन करना है करते जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनसीईआरटी की टॉपिक भी आती जाएगी, और फिर बाद में मत बोलना कि मैम ये तो आपने ऐसे समझा दिया, हमने तो नोट डाउन किया नहीं। ठीक है, ये तो बाद में आएगा, पहले हिस्ट्री समझ लो। अब प्री हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री भी 2 भाग में बांटी जाती है। ठीक है, एक है नोमैडिक हिस्ट्री और दूसरा है सेटल्ड हिस्ट्री। ठीक है, एक हो गया नोमैडिक हिस्ट्री, नोमैडिक हिस्ट्री, और दूसरा है सेटल्ड हिस्ट्री। अब इसको देख लेते हैं। प्री हिस्ट्री वो समय काल है जहां पर लोगों को लिखना नहीं आता था। ठीक, या उन्होंने लिखने की कोशिश भी की होगी,
क्योंकि हड़प्पन पीरियड जो है वो प्री हिस्ट्री और फोटो हिस्ट्री का ट्रांजिशन पीरियड। अर्ली हड़प्पन पीरियड प्री हिस्ट्री है, जो मिडिल हड़प्पन पीरियड है वो ट्रांजिशन पीरियड में आ गया, और लेटन हड़प्पन पीरियड में उन्होंने अपने जो है स्क्रिप्ट लिखा है, ये डिकोडिंग नहीं हुआ है अभी, कोशिश की जा रही है उसको समझने की, डिकोडिंग नहीं कर रहे लेकिन लिखा है। तो ये ट्रांजिशन नोमैडिक प्री हिस्ट्री वो समय काल है जहां पर मतलब लोगों ने या तो लिखा नहीं या उनका लिखा हुआ समझ में आया नहीं, नो रिटन वर्क। तो फिर इस हिस्ट्री के बारे में हम जानते कैसे हैं? अब तो हमको रिटन वर्क मिला ही नहीं, तो हम कैसे जानेंगे? कृष्णकांत, आप अपनी राय देंगे कि प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में हम फिर कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? हाउ कैन वी नो अबाउट प्री हिस्ट्री पीरियड? मैम जो उन्होंने सिंबल्स बना रखे हैं दीवारों पे, और जो उन्होंने पत्थर यूज किया, जिन गुफाओं में रहे, एविडेंस वाइज, मतलब एविडेंट हमारे पास होना चाहिए, एविडेंट होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, इसी से हम उनके बारे में जान सकते हैं। अब प्री हिस्ट्री में एक समयकाल ऐसा था जो बिल्कुल ही झिंगा लाला, मतलब हद से ज्यादा झिंगा लाला लोग, ठीक है, जो पत्ते पत्ते लग के झिंगा लाला हु ऐसे करते थे, वो वाला पीरियड है, ठीक है, जहां पर लोग क्या थे, हंटर्स और गैदर्स थे, ठीक है, शिकार करेंगे खाएंगे, ठीक, तो वो एक जगह पे तो रुकेंगे नहीं, तो वो समयकाल, उस समयकाल को हम क्या बोलेंगे? नोमैडिक हिस्ट्री, ठीक है। अब दूसरा सेटल हिस्ट्री, ये आती है आपकी नियोलिथिक पीरियड में, जब लोगों के अंदर एक हुनर उनको पता चला कि हम पेड़ों को भी डोमेस्टिफिकेटेड कर सकते हैं। अभी बताऊंगी, आ रही हूं मैं, उसी में आ रही हूं, ठीक है। अब देखो, सेटल हिस्ट्री मतलब लोगों ने अपने अंदर एक हुनर ढूंढ के निकाला। वो हुनर क्या था कि वो जानते थे कि वो पेड़ों को पाल सकते हैं, डोमेस्टिफिकेटेड। पेड़ों को पालना कैसे होता है? घर में कभी एक आधी पेड़ लगा के देखा है? जब हम पेड़ लगाते हैं तो उसमें पानी खाद भी डालते हैं, केयर करते हैं, तो उन्होंने डोमेस्टिफिकेटेड करना सीख लिया। तो पेड़ों को जब हम डोमेस्टिफिकेटेड करेंगे तो उससे अनाज प्रोडक्शन होगा, फ्रूट्स होगा, वेजिटेबल होगा, अनाज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। तो मतलब यहां पर क्या आ गया? एग्रीकल्चर ग्रो करना उनको सीखने में आ गया। तो ये वो पीरियड है जब कोई इंसान एग्रीकल्चर ग्रो करना शुरू करेगा, पेड़ों को डोमेस्टिफिकेटेड करेगा, तो पेड़ों के साथ ही वो रह जाएगा, तो वो एक जगह पे सेटल होने लगे, तो वो क्या आ जाएगा? सेटल हिस्ट्री। ये क्या है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यहां पर आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यहां तक आ गया समझ में? अब आगे पोस्ट हिस्ट्री पीरियड वो है जिसमें रिटन एविडेंस है, रिटन एविडेंस है। अब जब रिटन एविडेंस है तो फिर हमें सब कुछ पता चलता है। अब सबसे दुनिया का सबसे पहला किताब कौन सा है? दुनिया का सबसे पहला किताब अब तक का डिस्कवर्ड ऋग्वेद है ना। इससे पहले कोई नहीं, इससे पहले दुनिया का ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर किसे मानते थे? ईरान के जैन अवेस्ता को। लेकिन जब ऋग्वेद डिस्कवर हुआ तो कार्बन डेटिंग से ऋग्वेद का एज ज्यादा निकला, प्लस ईरान के जैन अवेस्ता में क्या लिखा हुआ है कि ईरान के जैन अवेस्ता का मेजर जो श्लोक या हाइम्स है वो ऋग्वेद से लिया गया। इसका मतलब ऋग्वेद पहले लिखा गया होगा। और ऋग्वेद एक ही समय काल में नहीं लिखा गया, पूरे ऋग्वेद को लिखने में 2000 साल से अधिक समय लगा। ऋग्वेद कई मंडलों में है ना। मंडल मतलब एक एक किताब, मान लो तुम्हारी भाषा में जैसे होता है ना इकोनॉमिक्स के 2 किताब, ठीक है, ऐसे ही ऋग्वेद में 10 किताब, ऐसा मान लो मंडल उनको, ठीक। तो ये दुनिया का सबसे पुराना किताब है। इसका मतलब है प्रोटो हिस्ट्री शुरू कहां से हो रहा है? आर्यनों से। जहां ऋग्वेद लिखना हो गया, ऋग्वेद ने अपने बारे में लिख दिया, आज जब हम उन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं वो हिस्ट्री हो गया।
तो यहाँ की शुरुआत कहाँ से हो रही है? ऋग्वेद से। मतलब इंडियन हिस्ट्री में देखें तो इन्वेंट, ठीक है, इन्वेंट कहेंगे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हमने आक्रमण नहीं किया, हम खुद भी आर्यन हैं, हम क्यों आक्रमण करते? हम लिखेंगे आर्यन सोसाइटी, आर्यन सोसाइटी लिख लेते हैं। माइग्रेशन के करीबन करीबन 600 साल बाद यहां शुरू होता है, ठीक है, तो हम आर्यन सोसाइटी लिख लेते हैं आर्यनों के साथ। इतना तो आपने पूर्वजों को इज्जत देनी चाहिए हमें। उसका बहुत सारा क्लॉज है ना, किसने बोला है सिर्फ आर्यनों के इन्वेजन से ही हड़प्पा दिखलाई है? बहुत सारा है, आर्यन और हड़प्पन कल्चर मिक्स हो गया कई जगहों पे, कई जगह पे उनके अंदर दोस्ती हो गई, प्यार मोहब्बत हो गया, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए। कुछ जगहों पे हड़प्पा के लोगों को नहीं लगा आर्यन अच्छे, तो वो क्या करे, विंध्या पर्वत क्रॉस करके साउथ के तरफ चले गए। कुछ जगहों पे ड्रॉट वगैरह की प्रॉब्लम हुई, जैसे गुजरात में ड्रॉट की प्रॉब्लम हुई, राजस्थान के क्षेत्र में ड्रॉट की प्रॉब्लम हुई, तो वो पानी की तलाश में हिमालय के ऊपर चढ़ गए। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। और हड़प्पा की सोसाइटी को डिक्लाइन नहीं कहेंगे, इसको बिल्कुल समझिए। हड़प्पा की सोसाइटी अगर डिक्लाइन होती ना तो शिव जी गायब हो जाते। हमारी सोसाइटी में आज हम लोग शिव जी को बहुत ज्यादा पूजा करते हैं। शिव जी के पास, मतलब आम भाषा में, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ऐसा मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। कॉपीराइट किसके पास है? शिव जी का, हड़प्पा के लोगों के पास। क्योंकि सबसे पहला पशुपति का सील कहाँ मिला? हड़प्पा से मिला है सबसे पहला पशुपति का सील, और वो पुराने वाले शिव जी, ठीक है। फिर बाद में शिव जी जिम गए, अपनी बॉडी बनाए और आज के शिव जी बन गए, क्योंकि पशुपति का सील वाले शिव जी में उनका पेट निकला हुआ है, टोंडू है, ठीक है। वो काफी मोटे तगड़े शिव जी थे, काफी मोटे, ठीक है। तो फिर जो जिसके पास सबसे पहला एविडेंस मिला है, हम उन्हीं को तो कॉपीराइट देंगे। अगर एक सभ्यता डिक्लाइन हो जाता, जैसे इजिप्ट के सभ्यता, तो आज की डेट में इजिप्ट के कहीं पे भी किसी भी कोने में कोई इंसान मम्मी को प्रिजर्व करता है? नहीं। वो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है डिक्लाइन हो गया, मतलब खत्म। लेकिन आज हम हड़प्पा वाली ट्रेडिशन को अपनाते हैं? नहीं अपनाते। इसका मतलब है हड़प्पा के कहीं ना कहीं लोग हैं, तो उनका खून चल तो रहा है, इसीलिए तो वो ट्रेडिशन आगे बढ़ रहा है, नहीं तो आता ही नहीं। आर्यनों का कॉपीराइट तो विष्णु पे है ना, तो हमें सिर्फ विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हाँ सॉरी, विष्णु जी का कॉपीराइट आर्यनों पे है, ठीक है, क्योंकि विष्णु की पुजारी तो आर्यन थे, ठीक है। तो हम शिव जी कहां से आ गए? शिव जी आए हड़प्पा की लिंग की पूजा करना। बहुत सारे योनि मिले हैं, योनि की पूजा करना, कामाख्या मां, योनि की पूजा कौन करता था भाई? हड़प्पा के लोग करते थे, तो आज हम क्यों कर रहे हैं? अगर उनकी सभ्यता खत्म हो जाती तो ये ट्रेडिशन भी तो खत्म हो जाता, लेकिन नहीं खत्म हुआ। इसका मतलब है हड़प्पन है। तो ये तो अंग्रेजों का मिथ है जो फैलाया हुआ, कह दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन, कहीं नहीं डिक्लाइन है, आज भी है, हमारे बीच मौजूद है। बस इस चीज को क्या है कि हम लोगों ने पढ़ लिया तो हम सोचते हैं डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन कुछ नहीं हुआ, उसने रूप बदल लिया। आर्यनों के साथ हम लोग मिल गए, ठीक है, मतलब हम आर्यन और कुछ हड़प्पन मिल गए, सोसाइटी नए रूप में प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ती, समझे? क्योंकि मेजर पॉपुलेशन हड़प्पा के लोगों की कम है और आर्यनों की ज्यादा है। आर्यन लोग बच्चे पैदा करते थे ज्यादा। अब महाभारत में देखोगे, ठीक है, दुर्योधन के कितने भाई थे? 100। अशोक के कितने भाई थे? 99। बताओ, तब आर्यनों के बच्चे ज्यादा होते तो पॉपुलेशन वाइज आर्यन ज्यादा थे, तो हड़प्पन कम दिखने लगे। फिर भी कई सारे जनजातियों में, सॉरी वर्ड सही करते हैं, आदिवासियों में, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, जनजाति बोलेंगे तो उनको लिए डिसरिस्पेक्ट होगा। आदिवासी, आदि मतलब क्या? पहले, वासी मतलब यहां रहने वाले। कई आदिवासियों में आज भी हड़प्पन का डीएनए मिला, मतलब उन्होंने कभी आर्यनों के साथ कोई मैचअप नहीं किया होगा तो उनका प्योर डीएनए मिला है, तो उससे पता चलता है हड़प्पन है। जैसे नॉर्थ इंडिया में मैं बताती हूँ, ये अभी भी मतलब प्रूव नहीं है, कॉन्फ्लिक्टेड है, लेकिन रिसर्च चल रहा है। जौनसार के कुछ आदिवासियों में हड़प्पन डीएनए, जौनसाली, ठीक है। तो
कहां से हुए? क्योंकि उस समय उन्होंने आर्यनों के साथ डील नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं है फिर तुम कहोगे कि जुबिन नौटियाल हड़प्पा के इंसान है, ऐसा नहीं बोलना। कुछ आदिवासियों में डीएनए मिला है। अब जुबिन नौटियाल का डीएनए कहाँ है हमको नहीं पता, ठीक है। तो कुछ कुछ ट्राइब में है, ठीक है। लुशाई ट्राइब ऑफ मिजोरम वो रिकॉग्नाइज है, नॉर्थ ईस्ट मिजोरम के लुशाई ट्राइब, वो प्योर डीएनए उनका हड़प्पा का है। क्योंकि लुशाई ट्राइब के लोग बाहर शादी करते ही नहीं, वो नहीं करते, और कर लेते तो कर लेते हैं कोई नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अपने लोगों से ही शादी करते हैं, तो उनका जो है डीएनए सिक्योर हो रखा है। आ रहा है समझ में? तो ये है। अब आते हैं, देखो ये हो गया हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को अगेन, ये तो हमने रिटन एविडेंस पे बोला, हिस्ट्री को दो भाग में बांटते। अब आते हैं हम लोगों के पास जो औजारें मिली है, आर्टिफैक्ट्स मिला है, उस हिसाब से हम हिस्ट्री को कितने भाग में बांट सकते हैं। टोटल 4 भाग में हम हिस्ट्री को बांट सकते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री में टोटल 4 भाग है, ठीक है। डिवीजन, सबसे पहला जो पीरियड है उसको कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक। नेक्स्ट वन इज मेसोलिथिक पीरियड। फिर आएगा नियोलिथिक पीरियड। फिर चैल्कोलिथिक पीरियड, CHAELCOLITHIC, ठीक है, ठीक। अब इसको कैसे डिवीजन करते हैं, आम भाषा में समझेंगे जिससे समझना तुम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। आज क्लास में कौन मौजूद नहीं है? बसंत मौजूद नहीं है ना? लिवेश आ रहा है समझ में? ठीक है। अगर मेरी आवाज वॉइस क्रैक होना शुरू हो तुरंत बताओगे, ठीक है। मतलब रुकना नहीं है, वॉइस क्रैक होना शुरू हो बताना है। अब पैलियोलिथिक पीरियड क्या है? वो समय काल, मतलब आज से तुम ऐसा लगा लो 2.5 लाख 3 लाख साल पहले, अराउंड इतना एक टाइमलाइन आपके दिमाग में चलना चाहिए। उसी टाइमलाइन को पकड़ के हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइमलाइन में सबसे पहले हम लोग 3 लाख साल पहले चले जाते हैं। आप क्या है? होमोसेपियंस है। ये होमोसेपियंस की स्पेलिंग गलत है, सुधार के लिख लेना। होमोसेपियंस है, ठीक, बरोबर। अब ये होमोसेपियंस जो है उनका औजार क्या था? औजार मतलब जानते हो क्या? हथियार। उनके पास क्या हथियार था? पत्थर। और वो भी पत्थर जो है फाइन नहीं था। मतलब कैसा था? मतलब जैसा पत्थर जमीन में मिला ऐसे ही पत्थर से एक दूसरे का सर फोड़ देते थे। एक दूसरे का ना फोड़े, जानवर का तो फोड़ते ही थे। अब तुम लोगों को पत्थर दे तो तुम तो एक दूसरे को मारोगे, और फिर एक जना किसी के डांस का वीडियो अपलोड करेगा, है कि नहीं? तो वही है। अब इनके जो है फाइन आर्टिफैक्ट्स नहीं थे, फाइन आर्टिफैक्ट्स नहीं थे, और ये जो यूज करते थे वो किसका करते थे? रॉक का। जैसा पत्थर मिला वैसे ही पत्थर से किसी को मारना है, मतलब ठोकना है, मारना मतलब इंसान को नहीं कहती, ठोकना है तो वो पत्थर उठाया ठोकना शुरू कर दिया। किसी जानवर को भगाना है, पत्थर उठाया सीधा शुरू कर दिया। ये जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। अब पैलियोलिथिक, हाँ फाइन आर्टिफैक्ट्स नहीं थे, नॉट फाइन आर्टिफैक्ट्स, उनके पास फाइन आर्टिफैक्ट्स नहीं थे, यूज क्या करते थे? रॉक का। अब इस पीरियड को अगर थोड़ा सा याद करेंगे तो इंसान कहाँ रहेगा? जब उनको हथियार ही नहीं बनाना आता है तो वो जंगल में रहते हैं, ऊंची ऊंची, मतलब जैसे जानवर होते हैं ना वैसे ही ये लोग जंगल में रहते थे, जंगल में ही
मतलब ये सरवाइव करते थे, और मेनली दे आर द हंटर्स, दे आर नॉट द फूड गैदरर्स। इस पीरियड में ये हंटर्स थे। और अगर साइंटिफिकली देखोगे तो शरीर के अंदर अपेंडिक्स वर्किंग कंडीशन में नहीं था। अपेंडिक्स किसका वर्किंग कंडीशन में होता है? जो घास खाते हैं। तो इनके इनिशियली जो है ना, इनके अपेंडिक्स वर्किंग कंडीशन में नहीं था, आज भी नहीं है हमारे, ठीक, क्योंकि ये हंटर्स थे। कभी कभार फल फूल खा लिया तो खा लिया, बट रेगुलर ईटिंग में वो नॉन वेजिटेरियन। उसके बाद कुछ समय काल निकला निकला निकला, अब लगा लो 10 लाख साल पहले की बात। अब ये जो लोग हैं थोड़ा सा अपने जो मतलब हथियार के लिए पत्थर यूज करते थे, उसको घिस के आगे से शार्प बना लेते थे। थोड़ा दिमाग का विकास हुआ। यहाँ ब्रेन डेवलप नहीं था, यहाँ थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हुआ। ठीक है, पत्थर ही यूज कर रहे। लिथिक का मतलब पत्थर है जी। मैम ये 10 लाख साल पहले होगा कि 10,000 होगा? 10 लाख बेटा, 10,000 में तो बहुत पास हो जाएगा। क्योंकि पैलियोलिथिक 3 लाख पहले हुआ ना। रुक जा बेटा, रुक जा, ये 3 लाख ही हो रखा है ना। अभी मैं सही करके देती हूँ। 1 लाख साल पहले, ठीक है। अब 1 लाख साल पहले क्या था, इन्होंने थोड़ा सा ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से औजारों को शार्प करना, पत्थरों को शार्प करना शुरू किया था, लेकिन पत्थर की, ठीक है, शार्पन टूल्स यूज करना शुरू कर दिया। शार्पन रॉक्स यूज करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये वो समय काल था जहां फायर डिस्कवर हो गया था। उन्होंने आग जलाना सीख लिया, और साथ ही साथ इन्होंने देखा कि जंगल के अंदर अगर आप रहते हो, बरसात बरसात में देखो जानवरों को कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होता है, ठीक है। हम तो सोचते नहीं है, हम तो घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सोचो ना, जब लगातार मॉनसून की बारिश होती है, वो जो आपके मंकीज होते हैं, ठीक है, बर्ड्स को इतनी दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, जो मंकीज होते हैं, जो बाकी आपके स्क्विरल होते हैं, ये जो इस टाइप के जानवर होते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है। पूरी पूरी रात बारिश, पूरा पूरा दिन बारिश, है ना। इन्होंने रियलाइज किया इससे बचना पड़ेगा। इससे बचने के लिए 2 तरीका। इनिशियल स्टेज में उन्होंने कहां घर बनाया? इनिशियल स्टेज में उन्होंने पेड़ के ऊपर चले गए, क्योंकि ऊपर पत्ते होते हैं, पत्ते से ढके होते हैं, तो बारिश कम लगती है। तो इनिशियली वो पेड़ के ऊपर चले गए। फिर समय के साथ इनका दिमाग और चला। इन्होंने बोला पत्थर के जो ये गुफाएं मिली इनको कुछ, तो इन गुफाओं में घुस जाएंगे तो और सिक्योर हो जाएंगे। तो वो इनिशियली जंगल में पेड़ों के ऊपर रहने लगे। फिर पेड़ों से, और जब पेड़ों के ऊपर रहने लगे तो बहुत आसानी से क्या मिला इनको? फ्रूट्स। और जब फ्रूट्स मिलेगा तो फूड हैबिट में, जहां नॉन वेजिटेरियन फूड ये बहुत ज्यादा खाते थे, अब किस में कन्वर्ट हो रहे? वेजिटेरियन। ठीक है, फ्रूट्स अच्छा आराम से मिल जाता था, वो आराम से खा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब वहां से निकले और वो कहां चले गए? केव में। और केव में गए तो ये हंटर्स तो थे ही, एकदम जहरीले वाले हंटर्स, ठीक है, मस्त एकदम, कहीं से भी कहीं निशाना नहीं छूटता था। हंटर्स तो थे ही, लेकिन साथ में क्या बन गए? क्योंकि ये पेड़ों में नहीं रहने लगे, और 1 दिन 2 दिन का नहीं होता है, 500 600 1000 साल का उनका यूज होता है। तो फिर वो फ्रूट्स खाने भी लगे, तो फ्रूट्स लेके आना पड़ेगा। लेके आके फिर अपने केव के अंदर उन्होंने सेव करना शुरू किया, तो क्या बन गए? गैदरर्स। ठीक है, गैदर्स बन गए वो। ठीक, अब जब उन्होंने फूड गैदरिंग करना शुरू किया, ठीक है, अब क्या होता है, इसके इसी पीरियड के लेटर एज में उन्होंने देखा कि केव में एक बंदा तो रहता नहीं था, एक फैमिली नहीं रहती थी। धीरे धीरे कई कई लोग इकट्ठा, एक देखम देखिए, एक ही केव के अंदर लोग घुस रहे, तो क्या हो रहा है? उनका सोसाइटी फॉर्मेशन, कबीला बन रहा है। कबीला मतलब क्लैन बन रहा है, सोसाइटी फॉर्म हो रही है। तो उनको क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट आया।
कम्युनिटी में रहना सीखा, और कम्युनिटी में रहते हुए उन्होंने और क्या सीखा? सुरक्षा करना सीखा। पहले अपना बच्चा कोई शेर लेके जा रहा है, जाने दो इस स्टेज में। जैसे जानवर होता है, जानवर का बच्चा जब कोई उठा के लेके जाता है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते। आजकल के तो जानवर भी करते हैं, मतलब उनके अंदर भी ममता, दया, भावना सब आ गया, क्योंकि समय के साथ इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन इनिशियली इनको, मतलब इनके बच्चे, उनके फैमिली वाले प्रोटेक्ट नहीं थे। अब बच्चों का प्रोटेक्शन इन्होंने सीख लिया, ठीक है। ये प्रोटेक्शन का या सिक्योरिटी की फीलिंग इनके अंदर आने लगी। समय के साथ इन्होंने देखा कि जब झुंड में रहते हैं, आप देखो केव है, केव के अंदर सिर्फ अकेला इंसान ही तो नहीं रहेगा, ठीक है, कुत्ते वुत्ते देखे। अब इन्होंने रियलाइज किया जिस कम्युनिटी के साथ आसपास कुत्ते रहते हैं ना, रात को कोई शेर उनको खाने के लिए आए, कुत्तों को सबसे पहले खबर होती है और वो भौंकने लग जाते हैं, ठीक है। और कुत्ते ऐसे हैं, अगर उनको रहने के लिए दे दो तो वो सुरक्षा के लिए भी अपनी जान तक लगा देते बंदे की। तो उन्होंने सबसे पहला डोमेस्टिफिकेट करना क्या शुरू किया? ठीक है, डोमेस्टिफिकेशन शुरू हो गया एनिमल का। डोमेस्टिफिकेशन जो है वो क्या हो गया? एनिमल का डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल। और इसमें कौन है? डॉग, बरोबर। अब वो सोसाइटी में जो हमें अजंता की गुफाओं में मिलती है पिक्चर, इसी समय काल का मिलता है। कुत्ता भी दिखता है, झुंड के साथ जानवर लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे कुत्ते भी जा रहे हैं, मतलब दीवारों में बनी हुई है वो पिक्चर्स, ठीक है। पूरा झुंड दिखा रखा है, 4 लोग आगे 4 लोग पीछे, डंडे में गधा बांध रखा, गधा क्या, हिरन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बांध रखा, साथ में 2 कुत्ते भी बना दिए। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कुत्तों को भी शेल्टर देना और उनको खाना देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पीरियड में। ये वो पीरियड है जहां इन्होंने देखा कि पत्थर तो यूज हो गई, लेकिन पत्थर के आगे अगर हमने कुछ मेटल लगा दिया, ठीक है, तो बढ़िया काम कर, ठीक है। और मेल्टिंग शुरू हो गई और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट शुरू हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? नियोलिथिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एग्रीकल्चरल सेटलमेंट शुरू हो गया, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट। अब एग्रीकल्चरल सेटलमेंट इनिशियली जो है कंप्लीटली, जो औजार यूज करते थे वो इनिशियली इन स्टेज में रॉक का यूज करते थे, ठीक। फिर बाद में उन्होंने देखा रॉक को ऐसे आगे और शार्प कर करके उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया और एक ट्रांजिशन पीरियड आया, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट हुआ तो उन्होंने जंगलों से बाहर निकल आए। भाई खेती कहां करेंगे? खेती कहां करेंगे? ऑब्वियसली जहां पानी की अवेलेबिलिटी हो, और पानी के एकदम किनारे पे कभी भी बहुत बड़ा जंगल नहीं होता। अमेज़न वाला कॉन्सेप्ट ना आपको नॉर्मली दूसरी जगह नहीं देखने को मिलता है। जहां नदी बहती है उसके काफी बड़ा एरिया में जंगल नहीं होता है, उसके दूर जाके जंगल होता है। तो ये कहां बसना शुरू किया इन्होंने? नदी के किनारे। पानी की भी तो अवेलेबिलिटी चाहिए भाई, पानी नहीं होगा तो खेती कहां से होगा? तो उन्होंने एग्रीकल्चरल सेटलमेंट किया। कहां पर? नदी किनारे, रिवर साइड में। आज भी देखो इंडिया में कितने सिटीज है जो रिवर के किनारे बसा हुआ। वो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस को ही बताते हैं कि पानी की आपूर्ति यहां से हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो ये कहां बस गए? केव से निकले और रिवर साइड में जाके बस गए। जंगल नहीं काटा अभी, रुक। हाँ, झूम कल्टीवेशन ये तो बहुत बाद में आया है, जब डेवलप हो ना, ठीक है। अभी तो पहाड़ों में लोग पहुंचा ही नहीं है, पहाड़ों में तो बहुत बाद में पहुंचेगा, ठीक है। अब जो रिवर साइड में बसने लगे, अब इनिशियली ये फेज का, ये ट्रांजिशन फेज, ठीक है। चाल्कोलिथिक पीरियड जो है वहां पर नई नई टेक्निक और नए नए जो मतलब आपका बीज वगैरह है वो डिस्कवर किया था लोगों ने। जैसे गेहूं की सर्वप्रथम खेती कहां हुआ? बताओ, गेहूं सबसे पहला कहां पर?
जोर से बोलो, मैं तो बहरी हूं। यूक्रेन? मतलब जो 8 महीने बर्फ से ढका रहता है उसमें ये गेहूं करेगा। भाई 1494 में डिस्कवर हुआ है, इंसान 1494 में पहली बार गया है। एशिया? एशिया में कहा? ईरान इराक वाले पार्ट में। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, बहुत साल्कोलेटिव पीरियड का है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 नाम याद रखना है। इंसान ने लार्ज स्केल पे खेती, मतलब जमीन में बहुत बड़े एरिया में खेती कहाँ किया? सर्वप्रथम खेती का एविडेंस कहाँ मिलता है? बेलान घाटी। बहुत नाम सुनने को मिलता है, इसके क्वेश्चंस भी होते हैं। सर्वप्रथम जो इंसान ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया है ह्यूमन सेटलमेंट में, ठीक है, खेती का एक एरिया में पूरे गेहूं लगा के खेती करना जो आजकल हम लोग देखते हैं, वो कहाँ क्या है? बेलन घाटी या बेलान घाटी, ठीक है, हिंदी में बेलन घाटी कहते हैं। ठीक, ये कहाँ पड़ेगा? वही हमारा पाकिस्तान वाले पार्ट में पड़ेगा। और अगर पूछे इंसान का, ह्यूमन सोसाइटी का सबसे फर्स्ट सेटलमेंट कहाँ हुआ है, मतलब अब ये केव में नहीं रह सकते, 100 जने आए बाहर निकल के, अपने खेतों के किनारे झोपड़ियां बनाई और रही, दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट। ये सर्वप्रथम सेटलमेंट कहां हुआ है अगर पूछे? फर्स्ट सेटलमेंट, इंसान का फर्स्ट सेटलमेंट वो कहां हुआ है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये भी पाकिस्तान में है, बेलान घाटी भी आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले पार्ट में पड़ता है, और मेहरगढ़ भी आज भी पाकिस्तान में ही पड़ेगा क्योंकि वही ईरान वाले बेल्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? ये पीरियड आ गया। इसके बाद जो आया उसको कहते हैं ब्रॉन्ज एज। इसके बाद लोगों ने और डेवलपमेंट किया, अब तो लोग सेटलमेंट होने लगे, एक एक जगह पे बसने लगे। अब इसके बाद आता है ये चारों, ये लिथिक का मतलब होता है पत्थर, जहां मेन मकसद पत्थर था, जीवन के हर चीज पत्थरों से जुड़ा हुआ था, दैट इज कॉल्ड लिथिक। तो ये पत्थर मतलब आपके पत्थर युग खत्म हो गया, स्टोन एज खत्म हो गया, ये पहला एज है स्टोन एज। अब डेवलपमेंट में दूसरा एज आता है, हाँ, चारों मिला के ये स्टोन एज है। इसके बाद का जो डेवलपमेंट है उसको कहते हैं ब्रॉन्ज एज। लिथिक खत्म हो गया, ठीक है, अब आया ब्रॉन्ज एज। अब ब्रॉन्ज एज कैसे? देखो डेवलपमेंट देखना, लोगों ने आग जलाना शुरू किया मेसोलिथिक पीरियड में। नियोलिथिक पीरियड में जब आग जलाना शुरू किया उन्होंने मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। तो मिट्टी का जो सांचा होता है लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, तभी वो मिट्टी जो है गढ़ के, जैसे हमें दिखता है ना वो कलश, कलश नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? घड़ा, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हाई टेम्परेचर पे मतलब सांचा बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। 600 डिग्री हो गया। आप लोगों ने और डेवलपमेंट किया और ये पहुंच गया लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जब 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा तो लोगों ने क्या किया? ब्रॉन्ज कैसे बनाया? टिन और लेड दोनों को पिघला के मिला दिया, ठीक, और बन गया ब्रॉन्ज। कितने? 900 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। धीरे धीरे विकास हो रहा है। देखो पहले आग जलाया, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आया, पानी को गर्म करना सीखा, फिर उसके बाद आया होगा 200 डिग्री पे और जला के देखा, फिर 300, ऐसे करते करते जब मतलब आपके 900 तक पहुंच गए। इससे पहले इस चाल्कोलिथिक पीरियड में मिट्टी का बर्तन आ गया, ये जो है यहां पर अर्दन पॉट आ गया, अर्दन कटलेरी लिखते हैं ना, ठीक है, अर्दन कटलेरी आ गया। क्यों? 500-600 डिग्री में बन जाती है मिट्टी के बर्तन, है ना। अब इससे और डेवलप ही तो करा इंसान ने, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गए, ठीक है, डेवलपमेंट आई 900 तक। जब उन्होंने देखा कि आग को 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाया जा सकता है तो क्या आया? ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज एज से शुरू होता है इंसान का डेवलपमेंट, जबरदस्त डेवलपमेंट, विकास का भी मतलब दिमाग का भी बहुत जबरदस्त विकास हुआ। इन पीरियड को पहुंचने में टाइम लगा उनको, नेचर को एक्सपीरियंस करते हुए इंसान ने सीखा।
लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे मान लो क्लास 5 तक तुम मैथ्स में अच्छे नहीं थे, आप पता नहीं क्या हुआ तुम्हारे साथ, गलती से क्लास 6 में पहली यूनिट टेस्ट में तुम्हारा 20 में मतलब 18 आउट ऑफ 20 आ गया। अब सडनली तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो जाता है, उसके बाद तुम्हें रोक नहीं सकता कोई। ऐसे बच्चे देखे हैं या खुद के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, उसके बाद खुद ही अच्छा हो जाता है। एक बार वो स्टेज में मैथ्स ने मतलब दिमाग ने कैप्चर करना शुरू कर दिया ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो यहां पर जब लोगों ने धीरे धीरे डेवलप करते करते आर्डन कटलरी तक आए, उन्होंने देखा इस तरीके से अगर बर्तन बना सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी पकड़ लो, तो यहां से एकदम तेजी से इंसान विकास होना शुरू हो गया, ब्रॉन्ज एज। और ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड कौन सा था? हड़प्पा, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी का पीरियड। इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया आग को, ठीक है। और जब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया तो क्या पहुंचा? आयरन एज। और आज भी आयरन एज ही चल रहा है। आज तो आयरन एज, लेड एज, रुबीडियम एज, सब एज है। ये शुरुआत देखो, 1500 डिग्री में उन्होंने देखा लोहा पिघलाया जा सकता है, लोहा पिघला के औजार बनाना जहां शुरू किया, वहां क्या आ गया? साम्राज्यवाद। जिसकी तलवार उसी का राज्य, ऐसे जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं, बट इस कॉन्सेप्ट में जिसकी तलवार उसी की राज्य होगी, ठीक है। तो यहां आयरन एज आ गया। आयरन एज कौन लेके आया? आर्यन। आगे आप समझ में किस तरीके से आगे बढ़ा है। अब इन जगहों पे उन्होंने जो भी पॉटरी, जो भी आर्टिफैक्ट्स यूज किए हैं, जो भी सामान यूज किए हैं, और जो उनका कस्टम्स था, उनको हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर। ठीक, बरोबर, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे आप सिलेबस में फिर से। सेक्शन ए, विजुअल आर्ट। इसमें हमें देखने को मिलेगा सबसे पहला चैप्टर इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोटरी। पॉटरी, इसमें क्या क्या होता है? इंडियन आर्किटेक्चर मतलब घर कैसे बना, टाउन कैसे बनी, ड्रेन की सिस्टम कैसी थी, ठीक है, और क्या क्या सामान बना था आर्किटेक्चर। स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्तियां। इनिशियली आपको क्या मिलेगा? मिट्टी की मूर्ति मिलेगी, फिर क्या मिलेगा? कांच की मूर्ति मिलेगी, फिर क्या मिलेगा? एलॉय के सभी प्रकार के एलॉय की मूर्ति मिलेगी, जैसे नटराज की मूर्ति है ना। नटराज की मूर्ति जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और नटराज की मूर्ति को में जो डांस है उसको कॉस्मिक डांस कहते हैं। मुझे याद नहीं है, बट मैंने मतलब साइंटिस्ट या रिसर्चर का नाम भूल गई, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलाबोरेट किया था। विदेश में ही कोई एक बहुत अच्छा क्वांटम फिजिक्स के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके बाहर एक बहुत बड़ी नटराज की मूर्ति है। मैं भूल गई हूं, ठीक है, ये बात किसने बोली थी। जब वो वहां पर पहुंचे और नटराज की मूर्ति को देखने लगे, तो उनके मतलब गूज़बम्प खड़े हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल गए, और उन्होंने बोला सीरियसली अगर क्वांटम फिजिक्स को समझना है तो हम अगर नटराज को समझ जाएं तो क्वांटम फिजिक्स भी समझ में आ जाएगी। अब नटराज जो है हमारे शिव जी हैं जो डांस करते हैं। अब ये क्वांटम जो थ्योरी है उसको इलाबोरेट करती है, ठीक है। क्वांटम थ्योरी में क्या कहते हैं? साइंस का कौन है बच्चा? ऑनलाइन में भी कोई साइंस का बच्चा नहीं है, तू है ना? कौन? तू बीएससी है? पार्टिकल वेव है, ये दोनों। हाँ, क्वांटम थ्योरी में ऐसा कहते हैं ना, कोई भी पार्टिकल है, एटॉम है, वो जो है ना दो नेचर शो करता। समय समय पे वो पार्टिकल है और समय समय पे वो वेव है, मतलब पार्टिकल भी है वेव भी है। वही नटराज की जो मूर्ति है वो भी वेव नेचर और इसी पार्टिकल से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है। और नटराज की मूर्ति भी उसी को बताती है, उसका जो ऐसे हाथ रखा हुआ है उसका भी अपना मीनिंग है, वो तो मैं क्लास में समझाऊंगी डिटेलली।
ठीक है, साइंस भी समझाऊंगी, आर्ट एंड कल्चर में भी समझाऊंगी नटराज का मतलब क्या होता है। ऐसा मजा आ जाएगा तुमको, तुम्हें को ज्ञानी करके ही छोड़ूंगी, टेंशन मत लो। ये अलग बात है कि कल को अगर योगी वोगी बन गए ना तो मेरा नाम लेने का नहीं, ठीक है, कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं रहा तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, मैं इसी दुनिया में हूँ। लेकिन हाँ, मजा आ जाएगा पढ़ के, आर्ट एंड कल्चर वेरी गुड सब्जेक्ट है, मतलब मजा आ जाता है। तो अब जो है उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया के साइंस तो इसी में समाई हुई है, इसी मूर्ति में। ठीक है, उनका एक रिसर्च पेपर में स्टार्टिंग में नटराज के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, वही चीज है। अब ये नटराज कब बना? तो बना जब शाहरुख खान नहीं था, है ना, जब और कौन नहीं था नटराज बनते हुए, सलमान खान भी नहीं था, सही बात है, ठीक है, अक्षय कुमार भी नहीं था, दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन भी नहीं थे, है ना। उस समय पे नटराज की मूर्ति को बनाया गया। ठीक है, तो फिर आप सोचो उस समय पे जो हमारे रिचुअलिज्म्स है उसको देखते हुए नटराज की मूर्ति बनाई गई थी। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म के बेसिक कोड को देखते हुए नटराज की मूर्ति बनाई गई थी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा ये इतना बड़ा ऐसा एकदम स्पेस का मतलब फॉर्मूला शॉर्ट आउट होगा यहां से। ठीक है, लेकिन इससे क्या पता चलता है जो हिंदू रिलीजन है कितना साइंटिफिक पता चलता है। अब उस नटराज की मूर्ति को समझने वाले ने हिंदुओं को कोर से समझ लिया। इसका मतलब क्या है, जो आर्ट एंड कल्चर है वो आपको एक तो इंसान बनाता है, ठीक है, एक तो आपको इंसान बनाता है, दूसरा आपकी जो बेस है, बेस में जाके मतलब इट्स अ साइंटिफिक इलाबोरेशन ऑफ योर बेस होगा, यही होगा, आर्ट एंड कल्चर यही करता है, वही काम ये सारी चीजें करते हैं। अब आता है इंडियन पेंटिंग, इसमें नेक्स्ट जो आएगा आपका चैप्टर है इंडियन पेंटिंग। वही पेंटिंग में बहुत स्टेजेस की पेंटिंग, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है प्री में। अब ये पहला 4 चैप्टर है, इसमें आप पेंटिंग के बारे में पढ़ोगे, जहांगीर की पेंटिंग, है ना, 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। कौन सा? पहले एंशियंट पेंटिंग, नहीं पहले हम हड़प्पन पेंटिंग, फिर एंशियंट पेंटिंग और फिर मेडिवियल पेंटिंग। ठीक है, अब हड़प्पा के पेंटिंग अलग थे, वो त्रिभुजाकार बनाते थे पेंटिंग को, और बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग उन्होंने बना रखी ऑलरेडी। ठीक है, उनकी जो भी मतलब हमें दीवारें दीवारें टूटी फूटी मिली है उसमें भी बहुत बेहतरीन पेंटिंग उन्होंने उस समय पे बना रखा। ठीक है, उसके बाद आता है एंशियंट पेंटिंग। एंशियंट पेंटिंग में हमारे भगवानों का कैरेक्टर बनाया गया था, है ना। सबसे पहली बार विष्णु का कैरेक्टर गुप्त पीरियड में बनाया गया था कि विष्णु ऐसे होना चाहिए। आजकल हम लोगों को ऐसा लगता है ना विष्णु, तो विष्णु के 2 इमेज आते हैं दिमाग में, विष्णु बोलेंगे ना विष्णु आते नहीं है, विष्णु के 2 इमेज आते हैं। एक तो ना ऐसे लेटे हुए हैं एकदम मस्त बेड में, सांप वाले बेड में लेटे हुए हैं, ठीक है, और मजा आ रहा है, और लक्ष्मी जो है पैर दबा रही है, एक तो ये इमेज आता है, और एक आता है वही सांप को ही अपना बोट बना रखा है और खड़े हो रखे हैं, ऐसे चक्र घुमा रखा है। ठीक है, सुदर्शन चक्र कृष्ण का था, इसकी तो पूरी माइथोलॉजी इसने वो कर रखा। क्यों एक होता? विष्णु का अवतार है कृष्ण, विष्णु की सारी शक्तियां कृष्ण में नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगी अवतार का मतलब भी बाद में बताऊंगी। ठीक है, अवतार का मतलब कंप्लीट इनकारनेशन का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। नहीं पता? अच्छा, एग्जैक्टली उनकी जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका कुछ परसेंट जाएगा उसको। हाँ ठीक है, वो तो मैं बताऊंगी जब इनकारनेशन का मतलब कुछ अलग होता है, लिविंग गॉड मतलब जो गॉड होता है एंड इनकारनेशन टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो तो बाद में पढ़ते पढ़ते ही आएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो विष्णु का बना, ऐसे ही गौतम बुद्ध का भी देखो, गौतम बुद्ध के टाइम पे तो फोटोग्राफ था नहीं, है ना, ऐसे क्लिक कर देंगे हम और गौतम बुद्ध की प्रतिमा। आज जो हम गौतम बुद्ध को देखते हैं तो वो किसी का इमेजिनेशन ही होगा कि गौतम बुद्ध ऐसे दिखने चाहिए, उनके कान में ऐसे कुंडल होना चाहिए, पीछे चक्र होना चाहिए ज्ञान का, ये सब जो बनाई गई, ये पेंटिंग बनाई गई हमारी डे टू डे लाइफ की तकलीफों को दूर करने के। अब शिव जी, अगर बिना मतलब शिव जी को तो बिना इमेज के हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक है, आप परमात्मा बोलते हैं तो ना मन ना ऐसा खाली सा लगता है,
परमात्मा। कुछ नहीं आ रहा है ना दिमाग में? आ रहा है किसी का? परमात्मा, जोर से बोलना, परमात्मा। आ गया? नहीं। जय माता दी आ गया? खट्टाक करके टकराते हैं। तो लोगों का ये प्रॉब्लम जो है कि हम बिना इमेज के मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बिना इमेज के कनेक्ट नहीं कर पाने की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए पहले पिक्चरें बनाए, लेकिन क्योंकि ये भगवान नहीं है, जिस बंदे ने बनाया उसका इमेजिनेशन है, तो उस बंदे ने बोला इंसान को ये भी पता होना चाहिए ये जो फोटो दिख रही है माता रानी नहीं है, ये मेरी इमेजिनेशन या तुम्हारी इमेजिनेशन है, माता रानी ऐसे होंगे। दैट इज वाई उन्होंने जानबूझ के इन सभी पिक्चरों में कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी चूक छोड़ दी। ये क्वेश्चन अलेक्जेंडर कनिंघम ने दयाराम साहनी से पूछा था। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने बोला था यार तुम्हारे हिंदुओं का तो समझ में आता नहीं है, तुम जो हिंदू लोग हो ना बड़े ही अजीब लोग हो, क्या सिविलाइज तो हो ही नहीं। क्या हमें देखो, हम पढ़े लिखे हैं तो हमको दिखता है, हमारा दिखता है, हमारे जैसे स्क्राइब जैसे थे हर जगह वैसे ही है। हमारा एक यूनिफॉर्म सोसाइटी है कि हम सुबह अगर मतलब संडे को डिसाइड किया है कि दिन के 11 बजे चर्च जाएंगे तो उसी में जाएंगे। अब हम लोग अगर जेंट्स हुआ ब्लैक कपड़े पहन के जाएंगे तो ब्लैक कपड़े ही पहन के जाएंगे, और अगर लेडीज हुए तो नॉर्मली ऑफ व्हाइट ड्रेस वेयर करते सब करते। तो दिस इज कॉल्ड मतलब सिविलाइज सोसाइटी। और तुम कितने गंवार लोग, तुम्हारे भगवानों को देखो, एक तो कह रहा तुम्हारे में यूनिटी नहीं है, ठीक है, कई लोग ट्यूसडे को जा रहा है मंदिर, तो कोई जा रहा है वेडनेसडे को, कोई जा रहा है शनिवार को, और कह तुम्हारे भगवान कैसे बुरे शक्ल के हैं, कह रहा भगवान लगते ही नहीं है वो। तो दयाराम साहनी ने इसका जवाब दिया था, बिल्कुल सही कहा है आपने, कह रहे ये हमारे भगवान है भी नहीं जिनको तुमने देखा, कह रहे ये तो हमारी कमियां हैं जो हम परमात्मा को इमेजिन नहीं कर पाते। तो कह रहे कमी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, कमी कभी सुंदर नहीं हो सकता। तो हमारे जो फिलोसोफर्स है उन्होंने इन कमियों को कभी परफेक्टली बनाया ही नहीं। माता रानी के 10 हाथ दे दिए, लो चलते रहेंगे माता रानी, ठीक है, लेकिन क्यों? उसके पीछे की फिलोसॉफी को समझो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये परमात्मा नहीं है, ये एक इमेज है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। परमात्मा बहुत सुंदर होगा, बहुत विशाल होगा, बहुत मतलब तगड़ा होगा। फिलोसॉफी देखो कि जिस मतलब उस समय की फिलोसॉफी देखो, ऋग्वेदिक समय काल पे जिस पूरे ब्रह्मांड को एक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी ने चला रखा है, हम उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे, और स्टिल वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट कॉस्मिक एनर्जी। जिस दिन हमें वो एनर्जी मिल जाएगा हम एग्जैक्टली बताएंगे वो कैसा है, लेकिन तब तक दिक्कत है ना। तो फिर वो क्या करना है हमें, लेकिन सोर्स तो नहीं मिल रहा है, कहाँ है, ठीक है। तब तक क्या करना है, थोड़ा सा कोई बात नहीं ऊपर नीचे कर लेते हैं, एक इमेज दिमाग में सेट कर लेते हैं, क्योंकि कनेक्शन के लिए जरूरी है। तो इसीलिए हमारी हिंदुओं के भगवानों में हमेशा कमी देखने को मिलती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। राम परफेक्ट है क्योंकि राम इंसान थे, उसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। कोई भी एक भगवान उठा लो, सभी भगवानों में कमी रखी गई। शिव जी को भी नहीं छोड़ा हमने, सांप लटका दिए, ठीक है, भस्म लगा दिए, ठीक है, फिजिकली हम शिव जी को छेड़खानी नहीं कर सकते, तो हमने उनमें कमी फिर भी रखी। विष्णु को भी हमने कमी रखी, नाभि से कमल के फूल खिला दिए, ब्रह्मा के 3 सर दे दिए, है ना। ऐसे ही माता रानियों की शक्ल सुंदर है, किसी के 10 हाथ है ना, ये कारण, ठीक है। ये बात सुन के ना अलेक्जेंडर कनिंघम वाज मतलब समथिंग लाइक उसको पता नहीं क्या हो गया, कह रहे इतने पढ़े लिखे लोग हैं ये, हमारे धर्म में तो कभी बोला ही नहीं कि हमें ना कॉस्मिक एनर्जी को ढूंढना है। कह रहे और ये कब से ढूंढ रहे हो तुम लोग, कह रहे जब से हम वजूद में आए, कह रहे ऋग्वेद के टाइम से, ठीक। तो आप सोचो कि वो पूरी सोसाइटी कितनी फिलोसॉफिकल सोसाइटी थी जिसने इतना सोचा, तो उनका एकदम कॉन्सेप्ट चेंज हो गया था। उसके बाद उन्होंने A.L. ब्लेशम ने किताब लिखी थी वंडर दैट वाज इंडिया, उन्होंने भी काफी रिसर्च किया था। उन्होंने बोला था दुनिया का सबसे साइंटिफिक धर्म है तो एक सनातनी धर्म है, हिंदू धर्म तो नहीं कहा जा सकता, ये तो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ नाम है। सिंधु नदी के किनारे सबसे ज्यादा लोग रहते थे, सिंधु सिंधु बोलते थे, तो फिर हिंदू हो गया। सिंधु सिंधु ही बोलते थे, पार्शियन सिंधु बोलते थे उसको, ठीक है, वो सिंधु बोलते थे, सिंधु भाषी, ठीक है। फिर उसके बाद
सा का ह कर दिया इनिशियल ब्रिटिश ने, उनसे नहीं प्रोनाउंस होता था, तो वो ह हो गया हिंदू। ठीक है, तो कह रहे ये बड़े पढ़े लिखे लोग। तो ये जो पेंटिंग्स है इसमें हमें क्या पता चलता है, उस समय के मतलब लोगों के या मतलब उनके इमेजिनेशन। और एंशियंट टाइम की मेजर जो पेंटिंग होते हैं आइडर वो एजुकेटरी पेंटिंग होते हैं। ठीक है, नॉर्मल नेचुरल प्रोसेसेस को एजुकेशन के लिए यूज करने के लिए पेंटिंग में यूज किया गया, या हमारे धर्म से रिलेटेड होते हैं। मॉडर्न पेंटिंग इज समथिंग डिफरेंट। सेक्युलरिज्म आने के बाद हम लोग मतलब भगवान को कम बनाते हैं, ठीक है, और बाकी सारी चीजें बना देते हैं, बट पहले के पेंटिंग्स में यही देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद आता है इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई आइटम, वो भी अगेन पढ़ेंगे हम एंशियंट और मेडिवियल के फॉर्म में। ठीक है, एंशियंट लोग क्या बनाते थे, कॉटन के क्या बनाते थे, अगर कपड़ा मतलब आप बना रहे हैं तो किस हिसाब से कपड़ा बना रहे हैं, किस रेशियो में कपड़ा बन रहा है, धागे का कितना रेशियो होगा, सबका अलग अलग होता है ना। सिल्क के साड़ी का धागे का रेशियो 3/3 है, तो कॉटन के कपड़े का क्या होता है 6/2 होता है। ठीक है, तो ये धागे की रेशियो होता है, तो उसका डिटेल ज्ञान आपको मिलेगा। और लास्ट जो है यूनेस्को लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट, उस समय के ऐसी साइट जो संरक्षण करके आने वाले जनरेशन को एजुकेट करने के लिए जरूरी, तो ऐसे साइट को उन्होंने हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर के रूप में रखा। एंशियंट और मेडिवियल इंडिया में आर्किटेक्चर में मेन ये साइट मिलता है, आर्किटेक्चरल साइट है ये। ठीक है, उस समय के राजाओं ने बनाया है, किसी ने भी बनाया, लेकिन इसमें काफी इंफॉर्मेशन है तो इसको संभाल के रखना चाहिए, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी पे। सेक्शन बी मतलब होता है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब क्या होता है, देख लिया सबने। परफॉर्मिंग आर्ट मतलब आर्ट का वो सेक्शन जिसको तुम्हें देखना है या तुम्हें फील करना है तो किसी को तुम्हारे सामने वो करके दिखाना पड़ेगा, इसका एविडेंस नहीं होगा। रिकॉर्ड कर लिया अलग बात है, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए भी इंसान को, ह्यूमन बॉडी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो उसको परफॉर्मिंग आर्ट बोलते हैं। जैसे इंडियन थिएटर, नाटक करने के लिए भाई कैरेक्टर नहीं होगा, नींद आ रही है ना तेरे को, आ रही है ना, सत्यनारायण की कथा में तो बहुत आराम से बैठता है जब खिलजी के बारे में बताती हूँ। तो इसमें इंडियन म्यूजिक ऑडिबल है, लेकिन परफॉर्म किया जाता है, गाना गाया जाता है। तो उस समय से लेके एंशियंट समय से लेके अब तक के पीरियड में 3 भाग में इंडियन म्यूजिक को बांटेंगे, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, ये रहा, ठीक है, इसको अगर ऐसे देखेंगे तो चौथा, ये 5वां चैप्टर, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, उसके बाद इंडियन थिएटर, इंडियन पपेट्री। पपेट्री मतलब पुतला डांस, कठपुतली वाला, पुतला बना के डांस करवाते हैं। ठीक है, तो वो वाला इंडियन, उसमें अब तो बहुत ज्यादा रेयर हो गया है ये जो कल्चर का सेक्शन है, ये मतलब बहुत रेयर हो गया है। हाँ हाँ, तो वो एक इंडिया का बहुत एंशियंट, ठीक है, एंशियंट आर्ट फॉर्म है। उसके बाद आता है इंडियन सर्कस, मटेरियल आर्ट इन इंडिया। कौन सा, योगा। मटेरियल आर्ट में क्या आएगा, योगा, और क्या आएगा, वो जो डंडा घुमाने वाला है, तलवार घुमाने वाला है, और सिख लोग, हाँ ठीक है, और सिख लोगों का भी वेल डिफेंस, जो डिफेंस का सेक्शन होता है, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मार्शल आर्ट का ही एक भाग ले लो, या फिजिकल एक्सरसाइज का भाग ले लो, मल्ल युद्ध, ठीक है, रेसलिंग, ठीक है, ये सब कुछ आएगा। परफॉर्म करना पड़ता है, रेसलिंग कोई इंसान ना हो, बना के चले नहीं जा सकते रेसलिंग को, जैसा विजुअल आर्ट को बना के चले गए, आर्किटेक्चर, उसके बाद सदियों तक देखते रहेंगे, लेकिन अगर रेसलिंग करना बंद कर दिया तो सदियों तक नहीं देखा जा सकता। परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ चीजें, ऐसा कल्चर या ऐसा मतलब आदतें, या फिर जैसे मान लो मैं बताती हूँ, दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है, दुर्गा पूजा बंगाल का। अब समझ में आ रहा है, एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हैं और इतना लार्ज स्केल में फॉलो होता है और उसका इंपैक्ट हमारे लाइफ में बहुत तगड़ा है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल फॉर्म बोलते हैं। तो दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया। ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे
ऐसे कल्चर होते हैं जिसको किया जाता है। इसमें मेनली जो होता है दुर्गा पूजा, दिवाली और गुड़ी पावड़ा, इनके बारे में जो ये फोक कल्चर है या फेस्टिवल्स है, इनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। हाँ, कौन सी आरती? गंगा आरती। ठीक है, अभी तो डिबेट चल रहा है, इसको है नहीं ना, अभी है नहीं, लेकिन बहुत जल्दी गंगा आरती को भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाली सेक्शन। मैम ये नवरात्रि की जो पूजा होती है वही दुर्गा पूजा या दूसरी होती? देखो, नवरात्रि में नॉर्थ इंडिया में अलग पूजा होता है, और वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, त्रिपुरा, यहाँ पर कल्चर अलग होता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में तुम लोग 9 दिन व्रत करते हो और 9वें दिन ऐसा ना मजा सा एकदम हलवा बनाते हैं, या 8वें दिन अष्टमी के दिन हलवा पूरी बना के छोटे छोटे बच्चों को घर लेके आया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और तुम लोग अष्टभुजा वाली दुर्गा की पूजा करते हो। वही मैंने जो ये स्टेट बोला है ना, यहाँ पर 4 दिन का प्रोग्राम होता है। नवरात्रि मतलब पितरों के आखिरी दिन जो है वो महालया मनाया जाता है, अमावस्या के दिन, और उसके बाद कुछ गैप के बाद, ठीक है, अष्टमी सप्तमी के दिन से, षष्ठी के दिन से दुर्गा देवी की बहुत बड़ी प्रतिमा होती है, उसको कम्युनिटी प्रोग्राम होता है। ये एक जैसे मान लो एक कॉलोनी है, वहां पर एक पंडाल लगाया गया और दुर्गा देवी अलोंग विथ कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, उनकी मूर्तियां रखी जाती है, और 4 दिन तक नॉन स्टॉप वहां पर पूजा पाठ होती है। ठीक है, और ये कम्युनिटी प्रोग्राम होता है, जैसे गणेश चतुर्थी है महाराष्ट्र में, ऐसे ही कम्युनिटी प्रोग्राम है जो बहुत ह्यूज स्केल पे किया जाता है। आप अगर इसके बाद भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, आप जाके यूट्यूब में सर्च करोगे ना दुर्गा पूजा, आपको उसमें काफी वीडियोस आ जाएंगे, आप एक बार नजर मार लेना। तो ये इंटेंजिबल क्या है, आपके कल्चरल हेरिटेज है, इसको हमेशा के लिए प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जो भी हमारे मतलब यूनेस्को साइट में इंडिया के फेस्टिवल्स लिस्टेड है, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 3। सेक्शन सी में कल्चर ऑफ इंडिया। सबसे पहले लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने लैंग्वेज है, इसमें संविधान के मान्यता प्राप्त लैंग्वेज के बारे में बात नहीं होगी, वो तो आप पॉलिटी की क्लास में बात करोगे। तो हम यहां पर कौन सा लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, ठीक है, जो रिटन फॉर्म में नहीं है उसको डायलेक्ट्स कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल गढ़वाली, और एज फॉर एग्जांपल आप हरियाणा में जाते हो तो हरियाणवी, हिंदी लिखा जाता है जिसकी लिपि नहीं है, डायलेक्ट्स कहा जाता है। इनके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे डायलेक्ट्स है, लगभग 2500 डायलेक्ट्स हमारे पास है, हमें 2500 नहीं पढ़ना है, 20-25 ही पढ़ना है। ठीक है, तो उन डायलेक्ट्स के बारे में, उनकी ओरिजिनेशन, वहां पर कौन कौन से लोग इस डायलेक्ट्स के मतलब बेसिक जो लैंग्वेज है किस लैंग्वेज से आया है उनकी, ठीक है, और उनके ऊपर क्या असर है, उनके डायलेक्ट्स के बारे में पढ़ना। फिर रिलीजन इन इंडिया। ठीक है, आपके क्वेश्चन आता है प्री में, प्री का एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, आई थिंक सो 2017 के प्री के पेपर का होगा, आजीविका, मतलब कम्युनिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया था एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग वन। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिंगायत कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वो कहाँ पता होगा, आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, हाँ, मेनली कर्नाटका का लोअर कर्नाटका, केरल में। ठीक है, लिंगायत है जो शिव जी के बहुत तगड़े वाले भक्त है। कान में हमेशा लिंगायत की पहचान होती है, कान में कमंडल मतलब सांप बना हुआ पहन के रखते हैं, और शिव जी के कट्टर पुजारी होते हैं। ठीक है, तो आपके ये लिंगायत, इसके बारे में अब होता है ना, हिस्ट्री में नहीं होगा, ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद आता है इंडियन लिटरेचर। रीजनल लिटरेचर का क्वेश्चन आता है और बच्चे कहते हैं कि कहां से पढ़ेंगे यार, इतना सब कुछ नहीं है, इंडियन लिटरेचर में आएगा। लिटरेचर का फॉर्म, नोबल किस किस को मिला है, कौन से लिटरेचर, कौन से मतलब जैसे मान लो बंगाली लिटरेचर है, उनका मेन प्रभाव या उनका सोच जो है थोड़ा मतलब लिबरल सोच के होते हैं बंगाली लिटरेचर। आज से अगर आप ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी जाओगे ना, तो बंगाली लिटरेचर के रीजनल जो बुक होते हैं उनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह के बारे में बहुत ओपन डिस्कशन हो जाता है। तो ये जो आपका थॉट है कहाँ से आया है, ये लिटरेचर कहाँ कहाँ किस किस हिस्से में बहुत ज्यादा। आप अगर उत्तर भारत में बोलो, ठीक है, उत्तर भारत में रिलीजियस लिटरेचर काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, रिलीजियस लिटरेचर में क्या क्या आएगा, रामचरितमानस आएगा। रामचरितमानस पे क्या प्रभाव है, मेन वाल्मीकि की रामायण से क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसका जो फिलोसॉफिकल एनालिसिस है रामचरितमानस का, ये इस तरीके के मतलब गीता का इस तरीके से आपका इसमें डिस्कशन होगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहां से क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन है बुद्धिज्म और जैनिज्म पे। ये मैंने आपने मुझे बोला भी था भक्ति मूवमेंट के ड्यूरेशन में आपको कराना है, मैंने कहा था मैं फिलोसॉफी और बुद्धिज्म जैनिज्म बाद में करवाऊंगी क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने का विषय है। बुद्ध का पहला प्रतिमा किसने बनाया, बुद्ध के लिटरेचर, ठीक है, बुद्ध के सुत्त पिटक में क्या क्या चीजें लिखी गई है, पूछा जाता है। बोधिसत्व कौन कौन है, ठीक है, कि एक होता है ना कि इनमें से कौन है जो फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है, ठीक है, जानते हो क्या कोई? कहते हैं ना बुद्धिज्म में बुद्ध ने बोला था मेरे बाद एक और बुद्ध आएगा जो पूरी दुनिया को बचाएगा, मैत्री, ठीक है, तो मैत्री जो है फ्यूचर बुद्धा है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आ रखा है लेकिन सबको नहीं बोलते हैं। मैं बुद्धा थोड़ी ना हूं, तू बुद्धा थोड़ी ना है। हाँ, तो हम भी तो एनलाइटन है, क्यों? हमने किताबें पढ़ के एनलाइटन हो गए, ठीक है। बुद्धा उसको बोलते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट होता है, सेल्फ सफिशिएंटली नॉलेज एक्वायर करता है। मुझे घर में काले रूम में बैठा दो, मैं नॉलेज नहीं ले पाऊंगी, मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगी, ठीक है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ भी प्रोवाइड ना करो लेकिन सेल्फ सफिशिएंटली वो नॉलेज गेन कर लेगा, कॉस्मिक नॉलेज को, उनको बुद्धा कहा जाता है। दलाई लामा बुद्धा नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से बोधिसत्व का अलग मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है? ये क्वेश्चंस डायरेक्ट है, कोई मतलब इसमें टर्म्स एंड ट्रिक्स नहीं है। आपको आ गया बुद्धिज्म जैनिज्म और आपको आना है, हार्ड कोरली आना है। और देखना बुद्धिज्म पढ़ने के बाद आधा बुद्धिस्ट तो तुम ऐसे ही बन जाओगे, ठीक है। बहुत प्यारा रिलीजन, आधा बुद्ध तो बन ही जाता है इंसान, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। बस स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी के कई सारे स्कूल्स है, 6 स्कूल्स है, सभी के फिलोसॉफी पढ़ना है। हमने थोड़ा थोड़ा फिलोसॉफी पढ़ा है, जैसे अद्वैत पढ़ा है ना। अद्वैत, अद्वैत में क्या बोला गया है? गॉड इज इनसाइड यू, परमात्मा मतलब आत्मा इज अ कंपाइलेशन, परमात्मा इज अ कंपाइलेशन ऑफ आत्मा, इंटीग्रेशन ऑफ आत्मा, है ना। मतलब समुद्र से अगर पानी हटा दोगे तो समुद्र नहीं रहेगा, ऐसे ही अगर सभी लोगों के परमात्मा से एक एक आत्मा को आप एब्स्ट्रैक्ट कर दोगे तो परमात्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इट इज नॉट अ ईश्वरवादी कॉन्सेप्ट। तो ये फिलोसॉफी तो है, स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। तो क्या क्या है, हम फिलोसॉफी पढ़ेंगे यहाँ। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंडियन सिनेमा। मजा आ गया, अमिताभ बच्चन के बारे में पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, लेजेंड है, तो हमें उनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। इंडियन सिनेमा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस, एकदम पैलियोलिथिक से शुरू करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट आया, कैसे आया पैलियोलिथिक पीरियड में। उसके बाद आएगा कैलेंडर्स इन इंडिया, विक्रम संवत, शक संवत, डिफरेंस क्या है, शक संवत में क्या बोला गया है, कौन सी तिथि को कैसे माना जाता है, नवग्रह की कॉन्सेप्ट कैसी आती है, ठीक है। ज्योतिषी भी बन गए, देखो यहाँ से। फेयर्स एंड फेस्टिवल, ठीक है, फेयर्स एंड फेस्टिवल, सोन मेला, एलिफेंटा फेस्टिवल, है ना, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल, और ऐसे बहुत सारे मेला होता है ना। वो सभी मेलाओं के बारे में, उज्जैन में भी होता है। उज्जैन में कौन सा मेला होता है? क्षिप्रा नदी के किनारे, महाकाल के किनारे, कुंभ मेला। कौन सा? महाकुंभ हरिद्वार में होता है, अर्धस्थ कुंभ मेला। कुंभ मेला 4 टाइप की होते हैं, ठीक है। महाकुंभ हरिद्वार में होते हैं 12 साल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सेक्शन आपको पता होना चाहिए, हम तो कुंभ बोल देते हैं, सब कुंभ नहीं है। जय और बीरू नहीं, जय और बीरू नहीं, धर्मेंद्र का दोनों भाई महाकुंभ में खोया था। बचपन में कुंभ मेला में खो जाते थे ना, है, सनी देओल बॉबी देओल की मूवी नहीं थी वो, धर्मेंद्र था, 2 जुड़वा भाई महाकुंभ में, विजय और अजय, महाकुंभ मेला में खो गया, वो महाकुंभ मेला है। महाकुंभ मतलब कहाँ होगा? हरिद्वार में, ठीक है। उसके बाद आते फेयर्स एंड फेस्टिवल, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेक्शन डी में, इसमें बहुत सारा है। अगेन आ गया फेयर्स एंड फेस्टिवल, 2 बार मैंने लिख दिया है। अवार्ड एंड ऑनर्स, ये तो ऑनर्स में किस किस को भारत रत्न, पद्मश्री रत्न, उनके सील के नीचे क्या है, उनको कितना पैसा मिलता है, सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग।
ठीक है, उसके बाद लॉज एंड कल्चर, जो सोसाइटी के लॉज है और जो कल्चर उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको मेघालय के खासी ट्राइब के बारे में बताया था, ये उसी का एक पार्ट एग्जाम्पल है खासी ट्राइब। क्या होता है खासी ट्राइब में? खासी लोग क्या करते हैं, वो मेटार्कियल सोसाइटी है। अब याद आ गया? नहीं आया अभी भी? मेटार्कियल सोसाइटी में लड़का शादी होके बहू बन के लड़की के घर जाते हैं। यार ये आ गया यार, हाँ ठीक है, हम सबसे पहले इसको भेजेंगे। ठीक है, मेघालय की लड़की देखेंगे, इसकी शादी करवा लेंगे। ठीक है, हाँ नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां तो सारी सुंदर होती है, स्किन अच्छी होती है, बाल अच्छे होते हैं। ठीक है, तो याद आ गया ना, ऐसे बोलो तो याद आ जाता है। ये जो है आपके लॉज एंड कल्चर। ठीक है, और मैंने बताया था आपका अरुणाचल के कुछ उसमें बताया था, एक फेयर लगता है, ये बताया था मैंने तुम लोगों को। फेयर लगता है, पहले जमाने में ऐसा होता है, गांव के मतलब लड़कियां बैठ जाती थी और अपने मनपसंद की वर्ड ढूंढेंगे। अप्रैल के महीने में लगता था, तो गांव के लड़के आपस में लड़ते थे, जो मतलब गांव प्रधान के मेन मतलब सुंदर लड़की होगी, जो जीत जाएगा उसको, उसकी मर्जी, किसी को भी चूज करे। बट ऐसे भी बहुत सारे हैं, है ना। तो ये सारे जो कल्चर्स होते हैं, जो बहुत डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कॉइन्स जो आपके फ्रॉम मतलब आप यहाँ पर मौर्य से लेके पढ़ोगे, मौर्यन टाइम पढ़ोगे आप, गुप्ता टाइम के, हर्षवर्धन टाइम के कॉइन्स पढ़ोगे, एंशियंट मेडिवियल कॉइन्स। जो आपका एंशियंट पॉइंट है और मेडिवियल पॉइंट है, उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें वेट में क्या डिफरेंस है, उनमें शेप में क्या डिफरेंस है, ये सारे के सारे बेसिक आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद इंडियन कल्चर अब्रॉड, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पता चल गया होगा विदेशों में भारत की कल्चर का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, इंडिया थ्रू द आईज ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। ठीक है, फॉरेन ट्रेवलर्स ने इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा है। जैसे हमने जब मार्को पोलो पढ़ा था, तब हमने बोला था केरल के लोग जो हैं शरीर में बहुत कम कपड़े पहनते थे, लेकिन तुम लोग हंस पड़े थे, इसका मतलब वो नंगे तो नहीं रहते, ऐसे ही हंसे थे ना। मैंने क्या बोला था, उनका पूरा शरीर सोने से ढका होता था। ठीक है, यही हंसा था, ये हंसा था, और इसके साथ कौन है वो? अच्छा, कप में मुंह नहीं लगाते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो वही सारी चीजें हैं कि वो फॉरेन ट्रेवलर्स ने भारत के लोगों के बारे में क्या बोला। उसमें भी फॉरेन ट्रेवलर्स में ब्रिटिशर्स के दो टाइप के हैं। इनिशियल ब्रिटिशर्स ने भारत को बहुत एजुकेटेड माना था, बहुत सिविलाइज माना था, लेकिन बाद में जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने मतलब एक लॉबी के तहत भारत को, क्योंकि उनको क्रिश्चियन धर्म को फैलाना था, तो क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए सामने वाला अगर अच्छा धर्म है, अच्छा धर्म के लोग क्यों दूसरे का धर्म अपनाएंगे, तो उन्होंने एक लॉबी के तहत मिशनरी को फैलाने के लिए, क्रिश्चियन डॉम को फैलाने के लिए काम किया, और ऐसे में भारतीय कल्चर का डिग्रेडेशन किया जानबूझ के। ठीक है, बाद के जो ब्रिटिश राइटर हैं, उन्होंने भारतीयों को लिखा ये तो झिंगा लाला किस्म के लोग हैं, ठीक है, भिखारी है, ठीक है, अनहाइजीनिक है। जबकि इनिशियल अगर A.L. ब्लेसम को पढ़ोगे, वो कहेंगे दुनिया में इससे ज्यादा हाइजीनिक लोग हो ही नहीं सकते, कि दिन में 3 बार नहाने की इनकी कल्चर है। ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे का झूठा नहीं खाते, तो कॉन्टाजिनियस डिजीज इनको कभी नहीं हो सकती। ठीक है, और मतलब इस टाइप से जो डिफरेंस है आपके फॉरेन ट्रेवलर्स के नजरों में इंडिया में, ये सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फाइनली सेक्शन भी एक मिसलेनियस सेक्शन है। ठीक है, इस मिसलेनियस सेक्शन में काफी सारे इंपॉर्टेंट आएंगे। मैंने भक्तिज्म भी तुम लोगों को लगा आधे में खत्म कर दिया, हिस्ट्री में जितना इंफॉर्मेशन चाहिए था भक्तिज्म का दे दिया, और बाकी मैंने बोल दिया था बाद में, इसीलिए बाद में, क्योंकि यहां पर हम लोग देखेंगे दिल्ली या सिटी ऑफ 7 सिस्टर्स। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं पिंक सिटी, तो सीधा नाम क्या आता है? जयपुर। तो ये जो है बेंगलोर, सिटी ऑफ गार्डन, है ना। उसी तरीके से हम बहुत सारी सिटीज है ना। महलों का शहर किसे कहते हैं? सिटी ऑफ पैलेस, उदयपुर। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ेंगे, मेजरली हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के बारे में।
ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। यहां मैं फिलोसफी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने हिस्ट्री के क्लास में आपको भक्ति और सूफी मूवमेंट के फैक्चुअल पॉइंट लिखा है और बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है। मैंने बोला था बाद में करेंगे, इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा बोला था ना। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट, यहाँ पर हम लोग फिलोसफी डिफरेंट देखेंगे कि भक्ति और सूफी मूवमेंट की एक्चुअल फिलोसफी क्या है, क्योंकि सूफी मूवमेंट में भी, फोटो देखो जरा, विष्णु है, दिख गया? तो कहीं ना कहीं सूफी ट्रेडिशन में तो विष्णु का असर दिख तो नहीं रहा, या भक्ति में सूफी का असर है, मतलब दोनों को रिलेट है। सूफीज्म और भक्तिज्म को हम डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते, बस मतलब जो शो करने का तरीका है वो अलग। तो वो वही। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज इन इंडिया राइट नाउ, मतलब मॉडर्न एज के फेमस पर्सनैलिटी। जाकिर हुसैन के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आपके, पंडित बिरजू महाराज के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनके बारे में इंपॉर्टेंट जो भी है। रिसेंट जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो हमारा कल्चर है, जियोग्राफी उसके ऊपर कितना डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है, कौन सी एरिया में। जैसे हम उत्तराखंड की कल्चर कहते हैं, इट्स देवभूमि, बहुत अच्छी कल्चर है, इससे ज्यादा तो मुझे प्यारा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या जियोग्राफिकल कंडीशन का इफेक्ट है। अब एक ऐसा बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बात सच्चाई है। अगर आप आगरा में जाओ, एक लड़का लड़की सड़क में खड़े हैं, सब गलत नजरों से देखते हैं, और वहीं पर अगर आप देहरादून में हो, कोई देखता ही नहीं है, तुम जैसे लोग देखते हैं ना। ये है, देखिए देखिए, इसके इस शक्ल को देखिए, इस शक्ल के पीछे एक खूंखार अपराधी का दिमाग छुपा हुआ है, ठीक है। इसको बैन होना चाहिए उत्तराखंड के समाज में। तो ये खूंखार अपराधी को पहचानिए, ठीक है। तो क्या है, हम लोग उसको बहुत नॉर्मल कैजुअल लेते हैं। तो मतलब जो है आसपास के दिल्ली विल्ली के लोगों को बहुत अच्छा लगता है देहरादून, वापस आ जाता है देहरादून में रहने के लिए, और मजे हवा खाएंगे, है ना। क्यों क्यों ऐसा क्यों है देहरादून? बाहर के लोग कहते हैं देहरादून के लोगों को ना अंदर जज्बात नहीं आ रहे, हमारे अंदर जितना जज्बात है ना सबको बहा देंगे, ठीक है। लेकिन जियोग्राफिकल कंडीशन, हमारा जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ और है। हम एकदम चिल लोग हैं, कूल लोग हैं, एकदम इंटरनेशनल किस्म के लोग हैं, है ना। भयंकर तो है ये, हम भयंकर हैं। हाँ, मुझे भी क्लास में एक दिन बोल रहे मैं बेहतरीन का बहुत यूज करते हो, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूँ, तो बेहतरीन, भयंकर, यह हमारा कॉपीराइट है इन वर्ड्स पे, ठीक है। तो क्या है, कल्चर वाइज क्या डिफरेंस है ज्योग्राफी का। अगर केरल के लोग केले के पत्ते में खा रहे हैं, उसका भी ज्योग्राफी का असर उनपे है, कुछ साइंटिफिक टर्म्स होगा। हम सुबह अगर तुलसी के पौधे पे पानी जल चढ़ा रहे हैं, तो इसका भी साइंटिफिक कुछ असर है, और ज्योग्राफिकली भी है इसका असर, तो उसको हम देखेंगे क्या ज्योग्राफिकली असर पड़ता है डे टू डे लाइफ में। और लास्ट में आर्ट एंड कल्चर ऑफ करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे पूछते हैं, हाल ही में खुदाई में निकले गए बुद्ध की जो ये मूर्ति मिली है, ये क्या बताती है, पूछ रहे बुद्ध फिलोसफी के क्वेश्चन। लेकिन वो जब बीच में घुसा दे ना, हाल ही में खुदाई में निकले हुए, कहां से निकल रहे। तो आर्ट एंड कल्चर की करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन करंट अफेयर के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका आर्ट एंड कल्चर, पूरा देखो 1.5 घंटा लग गया समझाने में। अभी आपको समझ में होल सोल आ गया क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर आर्ट एंड कल्चर की। सभी बच्चे अपने साथ 2-3 रंग के पेन लेके आएंगे या कलर्स लेके आएंगे। एटलस क्यों लेके आओगे, ज्योग्राफी की क्लास है क्या? 2-3 कलर के अलग अलग एटलस लेके आके यहाँ क्या करोगे, मुझे ये बताओ, ठीक है। कल से हम लोग पढ़ेंगे, इनिशियली हम लोग हड़प्पा से शुरू करेंगे, इंडियन आर्किटेक्चर, उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, फिर पोट्री, हड़प्पा की पोट्री कैसी थी, ठीक है। इस तरीके से मैं कंपाइल करके नोट्स क्लास में दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको ड्राइंग बनाना है तो A4 शीट का यूज करेंगे क्लास में। नो ऐसा मतलब लाइन वाला किसी का नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बेटा लाइन वाला है, ऑनलाइन वाले लाइन वाले अगर आप वो यूज कर रहे हो, रजिस्टर यूज कर रहे हो, तो A4 शीट में आ जाओ, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर A4 शीट में बनेगा, ठीक।
और साथ ही में ये कंफर्मेशन है कि 40 से 50 नंबर यहां से आएगा। जब भी जिंदगी में कभी भी अटेम्प्ट करोगे ना, 40 से 50 नंबर मूव मूव मूव। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। थैंक यू।